वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 22 अक्टूबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज एंड आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल आईएनएस कावारत्ती के बारे में है। आईएनएस कावारत्ती को अभी शेड्यूल कर दिया गया है कि इंडियन नेवी को इसे सौंप दिया जाएगा, जो नेवल डॉकयार्ड हमारा विशाखापट्टनम में है वहां पर। आईएनएस कावारत्ती ये है क्या? इट इज लास्ट ऑफ 4 इंडिजीनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टिल्थ कॉर्वेट। अभी जो लंबी चौड़ी लाइन है, ये जो आईएनएस कावारत्ती का लंबा चौड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, इसका मतलब क्या है एक एक वर्ड करके देखेंगे तो आसानी हो जाएगी। लास्ट ऑफ 4 है, इसका मतलब साफ है कि 4 बनने थे और ये चौथा वाला है, यानी कि लास्ट वाला है। आपके मन में उत्सुकता आएगी कि बाकी के 3 कौन से हैं, वो भी देख लेंगे। अभी तो इतना क्लियर हो गया कि 4 बनने थे जिसमें ये चौथा और आखिरी है। इंडिजीनियसली बिल्ट है, इसका मतलब इसे हमने यहां पर ही बनाया है, इंडिया में बनाया है, कहीं किसी से मंगाया नहीं है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टिल्थ कॉर्वेट है। एंटी सबमरीन है मतलब सबमरीन्स को टारगेट करके इसे प्रिपेयर किया गया है, ताकि जो इंडिया के सीज हैं उनमें अगर कोई एनिमी कंट्री का सबमरीन आता है या अगर कोई डिटेक्शन करना चाहता है, यहां पर कुछ जासूसी वगैरह करना चाहता है, तो हम आसानी से पता लगा सकें। स्टिल्थ कॉर्वेट है। स्टिल्थ कॉर्वेट का मतलब ये होता है, स्टिल्थ का मतलब तो साफ है कि मतलब इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकेगा सोनार के द्वारा, रडार के द्वारा। देखिए, कोई भी जो वॉरशिप होता है वो स्टेल्थ अपने बिल्डिंग मटेरियल और साइज की वजह से होता है। मैं आपको बता दूं कि जो स्वीडन है ना, उनके जो वॉरशिप्स होते हैं उनकी स्टेल्थ एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उन्हें रडार और सोनार आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। वैसे तो हर देश अब स्टेल्थ फीचर वाले जो वॉरशिप्स हैं उनको डेवलप करने लगे हैं। कॉर्वेट है। कॉर्वेट का क्या मतलब होता है? कॉर्वेट का मतलब सिंपली वॉरशिप होता है, मतलब ऐसा शिप जिसे हम लड़ाई में, जंग के मैदान में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कॉर्वेट का मतलब सिर्फ जंगी जहाज नहीं होता या वॉरशिप नहीं होता। देखिए, आपने एक शब्द और सुना होगा, फ्रिगेट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रिगेट एंड कॉर्वेट? एक्चुअली में ये वॉरशिप के साइज होते हैं। अगर कोई वॉरशिप बहुत बड़ा है, उसका साइज बहुत ज्यादा है, तो उसे फ्रिगेट कहा जाता है। अगर उसका साइज उससे थोड़ा कम है, मॉडरेट है, तो उसे कॉर्वेट कहा जाता है। और अगर साइज बहुत छोटा है तो उसे स्लूप ऑफ वॉर कहा जाता है। देखिए, ये चीज मैंने यहां डिस्क्रिप्शन में ऐड की है विद द नोट कि जो बहुत बड़े वॉरशिप्स होते हैं उन्हें फ्रिगेट कहा जाता है, फ्रिगेट से जो छोटे होते हैं उन्हें कॉर्वेट कहा जाता है, और जो कॉर्वेट से भी छोटे होते हैं उन्हें स्लूप ऑफ वॉर कहा जाता है। स्लूप का मतलब वैसे नाव होती है, मतलब ऐसी नाव जो युद्ध में इस्तेमाल हो रही है, उसे स्लूप ऑफ वॉर ही बोलेंगे। तो सबसे बड़ा क्या मिलेगा? सबसे बड़ा होगा फ्रिगेट। उससे छोटा क्या होगा? उससे छोटा होगा कॉर्वेट। और उससे छोटा क्या होगा? उससे छोटा होगा स्लूप ऑफ वॉर। तो अब आपको समझ में आ गया, कहीं पे वर्ड अगर फ्रिगेट आएगा या कॉर्वेट आएगा तो आप समझ जाओगे कि ये हैं तो सारे वॉरशिप ही, बस इनके साइज का अंतर है। तो जो कॉर्वेट है वो मॉडरेट साइज के वॉरशिप्स होते हैं। तो जो आईएनएस कारावत्ती है ये मॉडरेट साइज का एक वॉरशिप है जिसकी स्टिल्थ एबिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकेगा। इसे इंडिया में हमने खुद ही बनाया है और ये एंटी सबमरीन है, मतलब ये सबमरीन्स के खिलाफ तैयार की गई है। आई होप कि आईएनएस कारावत्ती क्या है ये आप आसानी से बहुत बढ़िया से समझ चुके हैं। इसका पूरा नाम आईएनएस कारावत्ती P31 है। इसे प्रोजेक्ट 28 के तहत डेवलप किया गया था। इसे किसने बिल्ड किया है? इसे बिल्ड किया गया है गार्डन रीच सब बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा। इतनी डिटेल्स आपको क्लियर हो गई हैं आईएनएस कावारत्ती के बारे में। तो देखिए, जो कावारत्ती है ये लीप फॉरवर्ड है, मतलब एक बहुत ही अच्छा कदम है हमारी नेवी की तरफ से, बिकॉज हमने 90% ऑफ जो इसका कंटेंट है वो यहीं से ड्रॉ किया और इसे डेवलप किया। तो ये हमारी जो इंडिजीनियस एबिलिटी है उसे एनहेंस करता है। ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल इन्वायरमेंट में लड़ने की क्षमता रखता है। इस तरह से ये इंडिया का फ्रंट लाइन वॉरशिप बन जाता है, मतलब ऐसे जहाज जो फ्रंट पर युद्ध लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं और मोर्चा संभाल लेते हैं। एडवांस स्टिल्थ फीचर है, नॉन डिटेक्टेबल है या बहुत आसानी से डिटेक्ट नहीं होगा। लो रडार सिग्नेचर है, मतलब रडार आसानी से इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। मैंने आपको बताया इनका जो कंटेंट है और इनका जो डिजाइन है दैट डिपेंड्स कि कितने ज्यादा ये डिटेक्ट हो पाएंगे। बाकी इनकी वॉरफेयर कैपेबिलिटी सबमरीन्स के खिलाफ काफी अच्छी है। ये पहला शिप है जिसे कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल से या उसके सुपर स्ट्रक्चर से बनाया गया है। अभी जो कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल होता है ये काफी हल्का होता है, इससे जो वॉरशिप का ऊपरी हिस्सा होता है वो वेट में थोड़ा कम हो जाता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आती है और जो स्टेल्थ फीचर है वो भी बढ़ जाता है। तो आईएनएस कावारत्ती के बारे में ये बातें हमने समझी।
कामोटा क्लास कॉर्वेट्स कह लीजिए या प्रोजेक्ट 28 कह लीजिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसके तहत 4 ये एंटी सबमरीन वॉरशिप्स बनाए जाने थे, कॉर्वेट्स बनाए जाने थे, जिनमें से ये आखिरी बना है। ये जो वॉरशिप्स हैं इन्हें प्रोजेक्ट 28 के तहत डेवलप किया जा रहा है। वही गार्डन रीच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स इन्हें डेवलप कर रहे हैं। 4 कामोटा क्लास कॉर्वेट्स को डेवलप किया जाना था, जिनका जो ऑर्डर है वो 2003 में प्लेस किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। 3 बन चुके हैं, जैसे कि हमने पहले बात की थी। पहला है आईएनएस कामोटा, 2010 में बन गया था। आईएनएस कैडमिट 2013 में बना था। आईएनएस किल्टन 2015 में बना था, और आईएनएस कावरत्ती जो अभी फाइनल हुआ। तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया। देखते हैं अगला टॉपिक। जो अगला टॉपिक है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डोनर स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सोनल एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के भी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। इन्होंने 317th एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो मीटिंग है उसे प्रिसाइड किया, IIPA का, और इसके नए चेयरमैन भी बनाए गए। खैर ये तो रेफरेंस है। IIPA के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑटोनॉमस रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर रिसर्च करवाई जाती है, और जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेन भी किया जाता है इफ रिक्वायर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये वर्क करती है। यहाँ पर मास्टर्स डिग्री भी अवेल की जा सकती है। 1954 में इसे उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने स्टैब्लिश किया था। ऑब्जेक्टिव यही है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्टडी है उसे प्रमोट किया जाए। जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस का स्पेशल रेफरेंस आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके लिए कुछ डेवलपमेंट्स अवेल किए जाएं। ये ऑर्गेनाइज करते हैं, अंडरटेक करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं स्टडी कोर्सेज को भी, कॉन्फ्रेंसेस को भी, लेक्चर्स एंड रिसर्चेस को भी। इनकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स और बुक्स को भी पब्लिश करें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एसोसिएटेड होते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट IIPA। अगले आर्टिकल पे चलते हैं, दैट इज अबाउट अदिति ऊर्जा संच, या अदिति ऊर्जा सांच भी आप कह सकते हैं। अदिति ऊर्जा सांच जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक एंड अर्थ साइंसेस हैं, उन्होंने हाल ही में अदिति ऊर्जा संच को इनॉग्रेट किया, जो कि डाइमिथाइल ईथर के द्वारा जलाया जा सकेगा। इसके साथ ही साथ DME LPG ब्लेंडेड फ्यूल सिलेंडर्स को भी लॉन्च किया गया। अब देखिए, ये बातें तो सही हैं, बट एक्चुअली में ये है क्या? सबसे पहले तो अदिति ऊर्जा संच क्या है? अदिति ऊर्जा संच एक्चुअली में न्यूली डिजाइन बर्नर है। बर्नर समझते हैं आप? ये इमेज में देख रहे हैं। घर में खाना बनता होगा तो आपने ज़रूर देखा होगा, और अगर आप खुद खाना बनाते हैं तब तो आपने बहुत नज़दीक से देखा होगा। पहले आप इसके अंदर लाइटर लगा के जलाने की कोशिश करते हैं, फिर बाहर लाइटर लगा के जलाने की कोशिश करते हैं, जलता नहीं है। फिर लाइटर अपनी ओर करके देखते हैं कि चिंगारी निकल भी रही है कि नहीं निकल रही है, फिर जलाते हैं तो जल जाता है। अब देखिए, हुआ ये कि जो CSIR के साइंटिस्ट हैं, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो LPG गैस सिलेंडर है उसमें एक नया गैस डाल दिया, डाइमिथाइल ईथर। ईथर जो होता है वो एक प्रकार का कलरलेस गैस होता है। डाइमिथाइल ईथर उन्होंने आपके LPG गैस सिलेंडर में सपोज करिए डाल दिया, और उन्होंने कहा कि अब हम खाना LPG से नहीं बनाएंगे बल्कि DME से बनाएंगे, यानी कि डाइमिथाइल ईथर से बनाएंगे। लेकिन खूब सारे उन्होंने लाइटर मारे, ये जला नहीं। जला क्यों नहीं? अब उन्हें टेंशन हो गई। उन्हें लगा कि डाइमिथाइल ईथर से तो खाना बन ही नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम डाइमिथाइल ईथर में थी ही नहीं, प्रॉब्लम तो इस बर्नर में थी, क्योंकि डाइमिथाइल ईथर और LPG का केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है। तो ये जो बर्नर है, कॉमन बर्नर जो LPG गैस को जलाता है, वो डाइमिथाइल ईथर को रिलीज नहीं कर पा रहा था, तो डाइमिथाइल ईथर नहीं जला। उन्हें समझ में आया, उन्हें लगा कि अब तो नया बर्नर बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने एक नया बर्नर बनाया, ऐसा बर्नर जो डाइमिथाइल ईथर से जल सके। उस नए बर्नर का उन्होंने नाम रखा अदिति ऊर्जा संच। अब आपको समझ में आ गया कि अदिति ऊर्जा संच एक नया बर्नर है जो डाइमिथाइल ईथर को जला सकता है। अब डाइमिथाइल ईथर को ही क्यों जलाना है, ये भी बड़ी बात है। देखिए, डाइमिथाइल ईथर में लाख बुराइयां हों, ये टॉक्सिक हो, यानी कि थोड़ा बहुत हेल्थ को नुकसान पहुंचाता हो, कोरोसिव हो, केमिकल रिएक्शन जल्दी कर लेता हो, लेकिन इसकी एक अच्छी बात है, ये बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसीलिए CSIR के जो साइंटिस्ट हैं वो बड़े ऑब्सेस थे कि हम डाइमिथाइल ईथर का इस्तेमाल करें LPG फ्यूल की जगह पे, या कम से कम हम LPG गैस में ये डाइमिथाइल ईथर मिक्स कर दें, तो इससे थोड़ा ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो जाएगा, प्लस इसकी इफिशियंसी भी ज़्यादा है। लेकिन वो जला नहीं पाए थे, तो उन्होंने एक नया बर्नर बनाया अदिति ऊर्जा संच के नाम से,
और उन्होंने एक गैस सिलेंडर भी बनाया जिसमें उन्होंने एलपीजी के साथ डाइमिथाइल ईथर को भी मिक्स कर दिया। वही बात यहाँ पे कही गई है, डाइमिथाइल ईथर एलपीजी ब्लेंडेड, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया। ब्लेंड का मतलब समझते हैं ना, मिक्स कर देना। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई। अदिति ऊर्जा संच एक नया बर्नर है जो डाइमिथाइल ईथर को जला सकता है। डाइमिथाइल ईथर इको फ्रेंडली फ्यूल है जिसे हम एलपीजी के साथ ब्लेंड करके भी यूज कर सकते हैं और एलपीजी के बिना भी, मतलब केवल इसे भी यूज कर सकते हैं, बट इसके लिए एक अलग बर्नर की आवश्यकता पड़ रही थी। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब इस बर्नर को डिजाइन किया गया है CSIR NCL के द्वारा, मतलब CSIR का जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है उनके द्वारा। आगे की बात, ये जो बर्नर है ये सिग्निफिकेंट बूस्ट देगा मेक इन इंडिया को, बिकॉज ये हमने फुल्ली डेवलप किया, तैयार किया। जो सिलेंडर, गैस स्टोव, रेगुलेटर्स और गैस होज हैं, ये डोमेस्टिक तौर पे जो इस्तेमाल होते हैं उसे हम यहाँ मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। ये जो एक्टिविटी है CSIR की, ये डिमांड और सप्लाई के गैप को फिल करेगी। एनर्जी सिक्योरिटी जो हमारी कंट्री की है उसे भी थोड़ा बहुत इंश्योर कर पाएगी, बिकॉज अब हम DME का इस्तेमाल कर पाएंगे। DME की इफिशियंसी भी 10 से 15% ज़्यादा है, मतलब आपका फ्यूल कम खर्च होगा और खाना ज़्यादा बनेगा। जो सब्जी आधी पकने के बाद गैस खत्म हो जाती है और आप पड़ोसी के पास भाग के जाते हैं सब्जी पकाने के लिए, उसकी कम आवश्यकता पड़ेगी। वैसे दैट डिपेंड्स कि आप कब भरवा लेते हैं। बट कन्वेंशनल बर्नर की तुलना में ये जो अदिति ऊर्जा संच है, इस बर्नर की इफिशियंसी ज़्यादा है। ये फ्यूल को थोड़ा कम जलाता है, तो ज़्यादा बढ़िया आप खाना ज़्यादा बना सकते हैं ना। डाइमिथाइल ईथर जो है अल्ट्रा क्लीन फ्यूल है, बात हो चुकी है। CSIR NCL ने इंडिया का पहला DME पायलट प्लांट इस्टेब्लिश किया जहां पे हम डाइमिथाइल ईथर बनाएंगे। अभी कैपेसिटी कम है, 20 से 24 किलो पर डे कैपेसिटी है अपनी, बट ठीक है, एक शुरुआत तो हो ही गई है DME के लिए भी। आई होप DME और अदिति ऊर्जा संच इसके बारे में आपको क्लैरिटी है। बात करते हैं आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में। कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर ने अभी हाल ही में जो 77th एनिवर्सरी है आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के फॉर्मेशन की, उसे कमोमेरेट किया, उसे सेलिब्रेट किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को इस्टेब्लिश किया था आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को सिंगापुर में। उन्हें मदद मिली थी एक्सिस पावर्स की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दो खेमे बट गए थे दुनिया में। एक और एक्सिस पावर्स थे जिसमें जापान, जर्मनी और इटली थे। दूसरी ओर अलाइड कंट्रीज थी। अलाइड कंट्रीज में वेस्टर्न कंट्रीज थी, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारे देश थे। तो इसमें जो एक्सिस पावर्स थी उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट किया क्योंकि ब्रिटेन इनका विरोधी था और इंडिया में ब्रिटेन का शासन था। तो डेफिनेटली जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो इन एक्सिस पावर्स का सपोर्ट गैदर कर ले गए। उन्होंने प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट को भारत देश के बाहर बनाया, अंतरिम सरकार बनाई। जो रिवोल्यूशनरी लीडर थे रास बिहारी बोस जी, उन्हें सुप्रीम एडवाइजर बनाया गया। रास बिहारी बोस जी को आप रास बिहारी घोष जी के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। रास बिहारी घोष जी मॉडरेट लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जबकि रास बिहारी बोस जी थोड़े रिवोल्यूशनरी थे जो कि एक्सट्रीम टैक्टिक्स में बिलीफ रखते थे। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष जी में। देखिए, इन्होंने जो इंडियन सिविलियन और मिलिट्री पर्सनल्स हैं साउथ ईस्ट एशिया में, ब्रिटिश कॉलोनीज में जो दूसरे देशों में हुआ करती थी, उन पर अपनी अथॉरिटी को क्लेम किया कि मतलब ये हमारी सरकार है तो ये सभी लोग हमारे हैं। एट द सेम टाइम उन्होंने पूरी इंडियन टेरिटरी को अपना क्लेम किया। जापानीज फोर्सेस ने बाद में जो अंडमान निकोबार का इलाका था उसे आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को दे दिया था और मणिपुर और नागालैंड के कुछ इलाके 1943 में इस सरकार को सौंप दिए गए थे। तो इनके पास एक प्रॉपर टेरिटरी भी आ गई थी और लेजिटिमेसी भी मिल गई थी, सॉवरेन टेरिटरी इनके पास आ गई थी। इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के तहत जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो हेड ऑफ द स्टेट बने, प्राइम मिनिस्टर बने और मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड फॉरेन अफेयर्स बने। कैप्टन लक्ष्मीबाई वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रही थी। S.A. अय्यर हेड बने पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा विंग के। रास बिहारी बोस को सुप्रीम एडवाइजर बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु के साथ ही आज़ाद हिंद गवर्नमेंट समाप्त हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी 1945 में समाप्त हो गया। एक्सिस पावर्स इसमें हार गई तो इस गवर्नमेंट को सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन इसने इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट था उसे एक बहुत बड़ा बूस्ट दे दिया। जो अगला आर्टिकल है वो ओसिरिस रेक्स के बारे में है। ओसिरिस रेक्स जो कि नासा का एक स्पेस मिशन है, उन्होंने एक रोबोट उतारा है। कहां पर? एस्ट्रॉइड बेनू पर। एस्ट्रॉइड बेनू के लिए ही इसे भेजा ही गया था। कोई भी एस्ट्रॉइड एक स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। उनका जो ये रोबोट था उसका नाम पोगो था। वो पोगो जो उनका रोबोट था वो बेनू एस्ट्रॉइड पर उतरा जो कि आधा किलोमीटर चौड़ा है, मतलब 500 मीटर उसकी चौड़ाई है। वहां पर वो उतरा, उसने वहां पर डर्ट रॉक मटेरियल को इकट्ठा किया, लिया और वापस से भाग आया। वापस से भाग के वो जो ओसिरिस रेक्स है वहां पहुंच गया। वो जो सैंपल उसने इकट्ठा किया है उसे 2023 तक धरती पर लेकर आया जाएगा। इसकी मदद से हम सोलर सिस्टम के बर्थ के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे। ओसिरिस रेक्स USA का पहला मिशन है
जहां पर वो किसी एस्ट्रॉइड का सैंपल धरती पर लेकर आ रहे हैं। पहला मिशन ऐसा नहीं है कि उनका पहला स्पेस मिशन है, ऐसा पहला मिशन है जहां पर वो सैंपल लेकर आ रहे हैं। ऑसिरिस रेक्स को 2016 में लॉन्च किया गया था। ये उनका तीसरा इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी साइंस मिशन है। न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम इसका नाम है। इसके पहले उनका न्यू हॉरिजन था जो 2006 में लॉन्च किया गया था, और जूनो था जो 2011 में लॉन्च किया गया था। ऑसिरिस रेक्स जो है वो पहला ऐसा कोई साइंटिफिक स्पेस मिशन नहीं है जो एस्ट्रॉइड का कोई भी जो हिस्सा है वो अर्थ पे लेकर आ रहा है। इसके पहले जापान ने हायाबुसा मिशन में ऐसा किया था, और उसके पहले यूरोप का जो रोसेटा मिशन था उसमें भी ऐसा किया जा चुका है। ये जो मिशन है वो एस्ट्रॉइड बेनू को स्टडी करने के लिए भेजा गया था, और ये सैंपल 2030 तक अर्थ पे आ जाएंगे। उद्देश्य ये है कि सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में जानें, अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करें, वहां पर माइनिंग, लॉन्च पैड या फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करें। एस्ट्रॉइड बेनू इसे सितंबर 11, 1999 में डिस्कवर किया गया था। इजिप्टियन डेटी मतलब इजिप्ट की जो एक देवी हैं उनके नाम पर इसे रखा गया है, जो कि सूर्य से संबंधित मानी जाती हैं। 500 मीटर चौड़ा है ये एस्ट्रॉइड। एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। कार्बोनेसियस एस्ट्रॉइड है, मतलब कार्बन कंपोजिशन वहां पे बहुत ज्यादा है, इसीलिए काला भी दिखता है ये। तो ये तो सारी बातें हमने देख ली। होपफुली ये सब आपको समझ में आ गया है। यहां पर देखिए कुछ स्टेटमेंट हैं, फटाफट इसे पढ़ लीजिए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। आईएनएस कावारत्ती ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडियन नेवी के द्वारा बिल्ड किया गया है। आपको पता है कि जो कॉर्वेट्स होते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते, तो ये एयरक्राफ्ट कैसे लेकर जाएंगे? अगर आपको कॉर्वेट का मतलब पता है कॉर्वेट का, तो आप समझ जाएंगे ये तो गलत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत है, बिल्कुल गलत। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के तहत था, बात हुई थी। अदिति ऊर्जा संच ये बर्नर है जो कि CSIR NSCL के द्वारा डेवलप किया गया है, ये सही है। आज़ाद हिंद फौज को लाला हरदयाल सिंह जी ने फॉर्म किया था सिंगापुर में, गलत है। लाला हरदयाल जी संबंधित हैं गदर मूवमेंट से, ये तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉर्म किया था। ऑसिरिस रेक्स ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है एस्ट्रॉइड बेनू को एक्सप्लोर करने के लिए, ये भी गलत है क्योंकि ये तो नासा का है। इस पूरे सेशन की जो PDF है वो आपको ओनली IAS के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल मिलेगी। इसके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां पे सर्च करके भी टेलीग्राम ग्रुप में चैनल को सर्च कर सकते हैं। होपफुली ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।